डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है जेंडर स्टडीज एंड थ्योरी। ये पेपर 5 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ये बीएड का लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसमें पहला जो यूनिट है उसके अंतर्गत हम लोग आज का लेक्चर देखेंगे। तो पहला जो लेक्चर है वो है जेंडर स्टडीज एंड कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। इनके अंतर्गत जो भी है पॉइंट, उनको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इनके क्या इशूज हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट है, फेमिनिज्म के बारे में देखेंगे क्या होता है, पितृसत्तात्मक क्या होता है, मातृसत्तात्मक, उनको हर चीज़ को, हर पॉइंट को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग वह श्रेणी है जिसे किसी व्यक्ति को सेक्स के आधार पर स्वयं या अन्य लोगों द्वारा सौंपा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जेंडर जो है, जेंडर हर चीज़ को व्यक्ति द्वारा ही, उसके आधार पर, व्यक्ति का आधार जो होता है, अगर व्यक्ति स्त्री है तो उनको फीमेल कैटेगरी में, अगर पुरुष है तो उसको मेल कैटेगरी में बांटा जाता है। और बांटा भी गया है, आप लोगों को पता भी होगा। तो इस तरह से लिंग देख लिए। दूसरा देखते हैं सेक्स। जैविक चरित्र या गुण जो एक दूसरे से पुरुष और महिला होने को अलग करता है। ये सेक्स, बिल्कुल सही बात, वही मेल फीमेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है एक दूसरे से अलग करता है कौन महिला और कौन पुरुष है। दूसरा पॉइंट देखेंगे इस तरह से, जेंडर जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर और संबंधों को संदर्भित करता है, जो समाज और संस्कृतियों के बीच बहुत व्यापक रूप से सीखा जाता है और समय के साथ बदल जाता है। अगर इसी चीज़ को दूसरों शब्दों में हम कहें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, जेंडर जो है पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे परिवारों और समाजों, हमारी संस्कृतियों को बनाए गए हैं, जो हमारी संस्कृति है इसमें जो बनाया गया है, किस तरह से महिला और पुरुष की जिम्मेदारी है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उन चीज़ों को समाजों के द्वारा बनाए गए हैं। जेंडर की अवधारणा जो है, जेंडर की अवधारणा में जो है पुरुष और महिलाओं दोनों की विशेषताओं के दृष्टिकोण से और संभावित व्यवहार के बारे में आयोजित संबंध शामिल है। पुरुषों की जेंडर भूमिकाएं और अपेक्षाएं समय के साथ बदल सकती है और वे संस्कृतियों के भीतर और उनके बीच अलग हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि पुरुष और महिलाओं की जो आवश्यकता है, अपेक्षाएं हैं, उनकी भूमिका जो वो अलग अलग होती है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पितृसत्तात्मक में पुरुषों की भूमिका होती है, महिलाओं की भूमिका किस तरह से कम हो जाती है, उनको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग पर क्रॉस कल्चर दृष्टिकोण एक पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। क्रॉस कल्चर क्या होता है उसके बारे में। जैसे जैसे अर्थशास्त्र अधिक वैश्विक होता जा रहा है, जेंडर भूमिका का मुद्दा जो है, जेंडर से संबंधित क्रॉस कल्चर अंतर को समझने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मूल्यांकन जो है विकास को समझने में केंद्रीय रहता है। इस तरह से आप लिंग कल्चर जो होता है, क्रॉस कल्चर, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। मूल्यांकन, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यांकन जो होता है वो विकास को समझने में केंद्रीय रहता है। अब देखते हैं जेंडर की क्या क्या विशेषता है, इनकी क्या क्या विशेषता है। जेंडर जो है सामाजिक रूप से निर्मित होता है। बिल्कुल सही बात है। जेंडर में मेल फीमेल के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में, वो सामाजिक रूप से निर्मित होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है, जेंडर में अधिकारों और जिम्मेदारियों और रिश्तों की भूमिका शामिल होती है। जी बिल्कुल सही बात है। अधिकार जो होता है या फिर जिम्मेदारियों जो होती है जेंडर में सबकी अलग अलग होती है, उनकी क्या क्या भूमिका है वो अलग होती है, हर चीज़ शामिल होता है। थर्ड नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे समय के साथ जेंडर की भूमिका और मानदंड बदल सकते हैं।
बदलता ही है समय के साथ। जेंडर की जो भूमिका है, मानदंड है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो बदल सकते हैं। संसाधन की पहुंच जो है किसी के जेंडर में से तय होती है। 4 नंबर में जो है पॉइंट वो संसाधन के बारे में बताया जा रहा है कि संसाधन की जो पहुंच है किसी के जेंडर से तय होती है। 5 नंबर पॉइंट में संस्कृतियों में जेंडर की भूमिका भिन्न हो सकती है। संस्कृति जो है, आप कल्चर जो देखते होंगे उसमें जेंडर की भूमिका जो है अलग अलग हो सकती है। 6 नंबर पॉइंट, जेंडर में व्यक्तित्व, लक्षण और व्यवहार मूल्य भी शामिल होते हैं। इस तरह से आप जेंडर की क्या क्या विशेषता है, इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में, ताकि आपको औरों के कंपेरिजन में अच्छा मार्क्स मिले। तब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पितृसत्तात्मक, जिसको पेट्रियार्की कहा जाता है इंग्लिश में। तो पितृसत्तात्मक के क्या क्या गुण हैं, इनके क्या दोष हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं पितृसत्तात्मक के, सामाजिक संरचना और गतिविधियों की एक प्रणाली जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व होता है। बिल्कुल सही, जिसमें पितृसत्तात्मक जो है महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व होता है। अगर इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम में समझा जाए तो इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या होता है पितृसत्तात्मक। आप कहीं भी अगर गए, अगर आपको इंट्रोडक्शन देना होता है या समाज के किसी बुजुर्गों के द्वारा आपको पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपसे इस तरह से प्रश्न किया जाता है कि तुम किसके पुत्र हो, या फिर आप किसके पुत्र हैं। मतलब इसमें, और आप जो इंट्रोडक्शन, आप जो परिचय देते हैं अपना, वो पिता से जोड़ के देते हैं कि मेरे पिताजी का नाम ये है, ये पापा का नाम है। उनके द्वारा या आपके द्वारा माँ का नाम नहीं बताया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर समाप्त हो रही है। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे समाज जो है या फिर हमारा देश जो है उसमें बदलाव किया जा रहा है, और सरकार और समाज के दृष्टिकोण से समाज में भी महिलाओं को समान अधिकार देने की बात हो रही है और दिया भी जा रहा है। आपको पता ही होगा हर चीज़ में और संविधान में भी महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई है। तो इस तरह से महिलाओं की भी जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे बराबर होती जा रही है, पुरुषों के कंपेरिजन में बराबर होती जा रही है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे समाज में पितृसत्तात्मक जो गुण है या पितृसत्तात्मक का प्रभुत्व अभी भी एज कम्पेयर टू महिला के कंपेरिजन में पुरुषों का प्रभुत्व अधिक है। पितृसत्ता में सभी अधिकार, शक्ति और संपत्ति पिता के पुत्र को हस्तांतरित की जाती है। बिल्कुल सही बात है। आप देखते होंगे कि पिता का जो संपत्ति है वो माँ के नाम पे नहीं होता है, लेकिन समय के साथ तो सब चेंज हो रहा है। इस चीज़ को मैं बार बार नहीं बोलूँ, आप लोगों को पता ही होगा। आप समाज में रहते हैं तो समाज के दृष्टिकोण से देखते ही होंगे कि महिलाओं को समान अधिकार देने की बात हो रही है और समान अधिकार दिया भी जा रहा है। इसी में बताया जा रहा है कि पितृसत्ता में जो है सभी अधिकार, शक्ति और संपत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित की जाती है, न कि बेटी को। लेकिन ये जो है उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अब जितना, अगर पिता की संपत्ति में बेटी का जितना हक है तो उतना ही बराबर हक बेटियों को भी दिया जाने की व्यवस्था की गई है। अगर बेटी चाहे तो वो भी अपने पिता के संपत्ति का 50% या आधा हिस्सा ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, महिलाओं को अधिनिष्ठ और गौण माना जाता है और पितृसत्ता की दुनिया भर में पूरे समाज में आम बात है कि पितृसत्ता जो है ये आम चीज़ है। इसमें पिता की प्रभुत्व रहना ये आम सी लगती है हमारे समाज में, जो कि ये गलत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। महिला और पुरुषों को समान अधिकार देना चाहिए। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। पितृसत्तात्मक प्रणाली के संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। एक बच्चे को दिया जाने वाला अंतिम नाम पितृसत्ता का उदाहरण है। पारंपरिक रूप से दंपत्ति से पैदा होने वाले बच्चे को हमेशा पिता का पारिवारिक नाम दिया जाता है और मां का कभी नहीं। बिल्कुल, इसको एक माध्यम से देख सकते हैं, जो कि सरनेम के माध्यम से। एक जैसे कि ले लीजिए, एक अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उनके जो पुत्र होंगे वो अभिषेक बच्चन, उनका जो सरनेम है उनके पापा से है, ये नहीं कि उनकी माँ से। इस तरह से अभिषेक बच्चन की जो वाइफ है उनका नाम है ऐश्वर्या राय, लेकिन जब शादी हो गई अभिषेक बच्चन से तो अब जो उनका नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन है। तो ये सरनेम जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो तो उसमें पिता का ज़्यादा प्रभुत्व होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा देखते हैं पितृसत्तात्मक के गुण। इनके क्या क्या गुण हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। परिवार का नेता पहले से ही तय होता है, इसलिए कोई विवाद और सवाल नहीं है कौन राज करेगा। बिल्कुल सही। पितृसत्तात्मक में यही गुण है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार का जो मुखिया उनके बेटे बनेंगे। ऐसा नहीं कि पिता की मृत्यु के बाद उन घर की मुखिया माँ बन जाए, ऐसा नहीं है। पितृसत्तात्मक का यही सबसे बड़ा दोष है कि
वो पहले से तय होता है कि इन पे राज कौन करेगा। दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, इस प्रणाली में महिलाओं का नेतृत्व या जिम्मेदारी का कोई बोझ नहीं दिए गए हैं ताकि वे बच्चों का पोषण की अपनी प्राथमिकता जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि पितृसत्तात्मक में जो है इसमें महिला की कोई नेतृत्व या जिम्मेदारी नहीं है कि महिला बाहर जाके काम करे या कोई घर को संभाले। उनका है कि सिर्फ वो घरेलू काम जो है वो करे और बच्चे का भरण पोषण जो होता है या फिर बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी महिलाओं पे दी गई है, जो कि गलत है। और आज के समाज में आप लोग देखते भी होंगे कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर या पुरुषों से बढ़ के भी काम कर रहे हैं और महिलाओं की बराबरी या हिस्सेदारी बराबर होती जा रही है। महिलाएं बाहर निकल के काम भी कर रही है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा भी रही है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, कई महिलाएं जो है पितृसत्तात्मक प्रणाली में अपनी इकाई योगदान के लिए महत्वपूर्ण महसूस करती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, एक पुरुष एकमात्र मुखिया होता है जो परिवार के सदस्यों को दिशा देती है और उन्हें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है, पुरुष जो है एकमात्र मुखिया होता है परिवार में, पर ये हमारे समाज में है, सदस्यों को दिशा देती है कि किनको क्या करना है या सेवा करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। अब पिता मतलब पितृसत्तात्मक होने के क्या क्या दोष हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो है नकारात्मक महिलाएं चित्र, जिन महिलाओं के प्रति नकारात्मक चित्र की महिलाएं कुछ नहीं करती है, ये पितृसत्तात्मक के दोष है। सर्वनाम लैंग्वेज का यूज करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि भाषा का जो यूज होता है पुरुषों के द्वारा महिलाओं के प्रति, वो सर्वनाम होता है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर में जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाते हैं वो कि पुरुष का प्रभुत्व होना चाहिए, महिला का कोई योगदान नहीं है, या फिर महिला को सिर्फ घरेलू काम करना चाहिए, ये स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। फोर्थ नंबर में बलात्कार की संस्कृति। पता ही है आजकल समाज में कितनी ये घटिया किस्म की बन चुकी है कि औरतों या फिर स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है, कभी ये छोटे या फिर निम्न जाति महिलाओं के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट में बलात्कार की संस्कृति। 5 में असमान वेतन। हमारे संविधान में आप पढ़े ही होंगे, जब संविधान के भाग 4 में पढ़ेंगे, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें बताया गया है कि महिलाओं को जो है किसी काम, अगर कोई पुरुष या महिला एक ही काम करते हैं तो पुरुषों को महिला के कंपेरिजन में ज़्यादा वेतन दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई महिला या पुरुष एक ही काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए, और हमारे संविधान में इनका जिक्र भी किया गया है, बस इन पे कानून नहीं बनाया गया। अगर कानून बन जाता है तो दोनों को समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट है दुर्व्यवहार। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात नहीं, ये गलत बात है। औरतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, आप लोग देखते भी होंगे। 7 नंबर पॉइंट है लिंग भूमिका। लिंग की क्या क्या भूमिका है, इनके बारे में ये है कि महिलाओं की इनकी ये भूमिका है, पुरुषों की ये भूमिका है। ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस कर सकते हैं। 8 नंबर में सौंदर्य के अवास्तविक मानक। ये भी एक पॉइंट है, इनको भी आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। पुरुषत्व, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पुरुषत्व क्या होता है, जिसे मर्दानगी भी कहा जाता है। होता है ना, आप सुने ही होंगे समाज में रह के कि ये मर्द की बात है, या फिर ये सिर्फ मर्द ही काम कर सकता है। ये सब फालतू है, कहावत है, या फिर कहने की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुरुष महिला या फिर महिला कुछ भी चाह ले तो पुरुषों से कम नहीं है, और महिला जो है पुरुषों के साथ या पुरुषों के लिए कुछ भी कर सकती है, या फिर वो हर काम कर सकती है महिला जो पुरुष करते हैं। लड़कों और पुरुषों से जुड़ी विशेषता, व्यवहार और भूमिकाओं का एक समूह है पुरुषत्व। यद्यपि मर्दानगी सामाजिक रूप से निर्मित है, अनुसंधान इंगित करता है कि मर्दाना माना जाने वाला कुछ व्यवहार जैविक रूप से प्रभावित है। ये अनुसंधान इंगित भी करता है। और ये जो मर्दाना वाला बात जो सुन रहे हैं आप लोग, मर्द वाली बात, ये सिर्फ सामाजिक रूप से निर्मित किया गया। ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा रिजल्ट में कुछ है। अगर कोई चीज़ पुरुष कर सकता है तो महिलाएं भी वो आज कर सकती है। महिलाएं भी किसी भी चीज़ में कम नहीं है। वो आप डायलॉग सुने होंगे, मर्द को दर्द नहीं होता है, ये सब बकवास बातें हैं। सब दर्द होता है, बस वो दिखावा नहीं करते हैं। तो इसी तरह से अनुसंधान के तहत अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मर्दाना माने जाने वाले में कुछ व्यवहार और जैविक रूप से प्रभावित करते हैं, वो जो होता है इस तरह से। पहला पॉइंट में वो जल्दी शादी कर लेते हैं। उम्र में अंतर होता है, पुरुष प्रभुत्व होता है,
वो दहेज आक्रामक, जो कि आक्रामक जो प्राकृतिक होते हैं, थोड़ा गुस्सेल टाइप के होते हैं, वो पुरुषत्व का एक गुण है। गुण क्या है? दोषी है, आक्रामक प्रकृति होना अच्छी बात नहीं है। पुरुषत्व के लक्षण, इनके लक्षण के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या पुरुषत्व के लक्षण। विशेषताओं का सेट, अपेक्षित भूमिका होता है, मानदंडों के आधार पर सामाजिक निर्माण करते हैं, अपने मापदंड बना लेते हैं कि समाज में पुरुषों का ये होना चाहिए, पुरुष ही प्रभुत्व होता है, ये सामाजिक निर्माण करते हैं। सामाजिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये इन्हीं लोगों के द्वारा पुरुषत्व के ही लक्षण है। पितृसत्ता से प्रभावित व्यवहार पैमाने जो है, उनके द्वारा एक लक्षण या फिर तय किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग फेमिनिज्म, नारीवाद। नारी की क्या क्या भूमिका, उनके बारे में देखेंगे। नारीवाद एवं महिला के रूप में पहचान की जागरूक और स्त्री समस्या में रुचि का उल्लेख करता है। बिल्कुल सही बात, नारीवाद है। इनके बारे में महिला के पहचान को दिलाने के लिए, जागरूकता दर्शाने के लिए नारीवाद के बारे में बताया गया, उल्लेख किया गया है। नारीवाद जो है महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। नारीवाद दो मान्यताओं पर आधारित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन है। पहला जो महिलाओं को अपने लिंग पर अधिकार में नुकसान की स्थिति में, इस पर वो अपने लिए लड़ती है, अधिकार के लिए मांग करती है कि इस स्थिति होने में मुझे किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा कि इस स्थिति को हल करने के लिए वो बहुत सारे आंदोलन करते हैं। तो इस सब चीज़ को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। पहला देखेंगे नारीवाद की क्या भूमिका है, उनके बारे में देखते हैं। नारीवाद अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांत और दृष्टिकोण से संबंधित है। पहला देखेंगे वो सुधारवादी रुख और क्रांतिकारी स्थिति लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। नारीवाद विचार एक तरह की प्रणाली है और कार्रवाई नारीवाद है, नारीवादी है, जो उस कार्रवाई को करने वाली महिला ही है। नारीवाद की लहर है। नारीवाद की 3 लहर हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो लहर है नारीवाद की पहली लहर, यह लहर मूल रूप से पुरुषों के रूप में महिलाओं के समान मतदान अधिकारों के बारे में महिलाओं को समर्थन करती थी। इसमें कई नारीवाद एक साथ काम करते हैं, जिसमें कि 19वीं सदी के मध्य में मताधिकार आंदोलन, आप लोगों को पता ही होगा कि अंग्रेज जैसे 19वीं सदी के अंतर्गत महिलाओं को समान, मतलब वेतन तो नहीं दिया जाता था, मतलब मताधिकार, जो वोट देने की प्रकृति थी, जो आज हम लोग देखते हैं कि महिलाएं भी वोट डालते हैं और हमारे देश के विभिन्न पदों या फिर उच्च जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जीतते हैं, तो उनमें महिलाओं की भूमिका होती है। उनको चुनने में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनको क्योंकि वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1919 का एक्ट जब आप पढ़िएगा, वो चेम्सफोर्ड सुधार, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का है, जो उस समय महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इसी तरह हमारा संविधान जब बना तो उसमें महिलाओं को वोट डालने का मूल अधिकार दिया गया। महिलाओं को अधिकार दिया गया कि वो उनके द्वारा चुना गया सरकार ही देश पे शासन कर सकता है, और पुरुषों को तो दिया ही गया है। सेकंड पॉइंट देखेंगे नारीवाद की दूसरी लहर। 1963 में नारीवाद की दूसरी लहर बेटर लीड्स द्वारा शुरू की गई थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने मध्यम वर्ग की महिला को चित्रित किया और जिसमें समृद्ध और खुशहाल जीवन जिया, उनके बारे में बताया गया है। फिर 1962 से 1970 की शुरुआत में कट्टरवादी नारीवाद का उदय हुआ, जिसमें कि समान वेतन अधिनियम 1963 वेतन का जो है वो अधिनियम लाया गया, जिसमें कानूनी अधिकार दिया गया, समान वेतन अधिनियम 1963। फिर नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 जो है उस समय लाया गया। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया। 1974 में समान क्रेडिट अवसर का अधिनियम भी बनाया गया। इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। नारीवाद की तीसरी लहर, इसके बारे में देख लेते हैं। इस तरह की महिलाओं मुद्दे पर शोषण की तरह अलग अलग मुद्दे के लिए वो लड़ती रही, अधिकार के लिए कि महिलाओं पर शोषण नहीं किया जाए। इस लहर ने भारतीय समाज को प्रभावित भी किया और भारतीय समाज में परिवर्तन का उदाहरण शुरू हुआ। दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था। इस नारीवाद या फिर इस आंदोलन के कारण महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए। अब डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, जेंडर में भेद, जो बेस जेंडर जो है, जेंडर के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग भेदभाव, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जेंडर भेद संदर्भ एक दूसरे से
पर एक जेंडर का पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह चेतन या अचेतन हो सकता है और सूक्ष्म और स्पष्ट दोनों प्रकार से हो सकता है। यह रोजगार के अवसर में असमान उपचार है, जैसे कि पदोन्नति, वेतन, लाभ और विशेषाधिकार और अपेक्षा रोजगार या कर्मचारियों के समूह के जेंडर के आधार पर जेंडर के पूर्वाग्रह का अधिकार होने पर रिप्लेस किया जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप छोटे या बड़े परिणाम हो सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि रोजगार में जो है अवसर का असमान उपचार है, मतलब सभी के लिए समान रोजगार जो है समान दिया जाएगा। स्त्री हो महिला हो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और जितने भी कर्मचारी हैं ये सब इसी के बारे में बताया गया है कि छोटे हो या बड़े परिणाम हो सकते हैं। इसमें महिलाएं भी सभी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। तो आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और कुछ जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि मैं अपने इस लेक्चर में क्या सुधार कर पाऊँ, इसमें जो भी सुधार करने की ज़रूरत है या फिर कुछ नया बदलाव चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ये भी बताएं कि आपको इस वीडियो से लाभ हो रही है या नहीं। धन्यवाद आप सभी को इस लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए।